हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और सीट फर्स्ट, जो ये है एक मॉडल सीट। आप सभी जानते हैं कि जैक जो है मॉडल सीट निकाल दिए हैं और जिसे आप तैयारी करके बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो पहला ही सेट हम आज देखेंगे। तो पहला सेट में पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि कुछ इस तरह से दिया गया है कि इसमें समय जो है 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक जो है 40 यानी 40 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया है जो आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न जो अनिवार्य है, कुल प्रश्न की संख्या 40 रहेगा। और प्रश्न जो है कि प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी गलत अगर बनाइएगा तो उसमें नंबर नहीं काटा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसको 120 हम इस तरह से तोड़ेंगे और इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ संख्या मिलेगी और वो संख्या जो है नंबर 1 को मिलेगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो एक नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 306 यानी 306 और 657 का महत्तम समार्थक 9 दिया है। तो इस दोनों का लघुत्तम समार्थक क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि दोनों संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे 306 और 657 और डिवाइड करेंगे 9 से और इसको काट देंगे कोई टर्म, जैसे 9 से हम काटेंगे 3 बार में तो ये हो जाएगा 27, बचेगा यहाँ 3 और 4, ये दोनों कट जाएगा और दोनों 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी जो आएगा। तो जो बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? तो 15 और 25 का एचसीएफ जो होगा तो हम एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों को जब हम ब्रेक करेंगे तो एक टर्म हमें मिलेगा। जैसे हम 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू 5। उसी तरह हम दूसरी संख्या 25, इसको अगर तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5। तो इसमें एक कॉमन टर्म मिल रहा है कि 5, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा 5, जो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिया है। तो 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि अद्वितीय होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 नंबर का बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। कि एक द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। मतलब हम यहाँ देखेंगे कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका मान दिया हुआ है √2। कितना दिया है? √2। और गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ 1/3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पे जो टर्म है a यहाँ 3 है और a यहाँ √2 है, इसको इक्वल करने के लिए हम 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमें मिल जाएगा b का मान क्या मिलेगा? b का मान -3√2 मिलेगा और a का मान 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे a = 3 हो जाएगा और b = -3√2 हो जाएगा, -3√2। और c का मान जो है वो c किसके बराबर हो जाएगा? तो 1। तो c जो है वो किसके बराबर होगा? 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू मेरा है ए बी सी निकल चुका है। तो कोई भी द्विघात जो बहुपद होता है उसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के बराबर। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी ऑप्शन सही है कि 3x² ए की जगह 3 बैठाएंगे और b की जगह -3√2 और c की जगह, तो b जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा बीटा और हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा सिंपली हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। ये एक सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। 6 नंबर का पहला ऑप्शन हो जाएगा
अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन 7 कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पी एक्स, तो एक्स वाले टर्म को आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स वाले टर्म को ये जो लाइन है कहीं भी काटा नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो पी एक्स के शून्यों की संख्या पी एक्स इक्वल टू 0, तो 0 जहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा वो सही हो जाएगा। तो 7 नंबर का पहला ऑप्शन जो है ए नंबर वो सही है, 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 और a2 x, ये समीकरण युग्म है जिसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये क्या दर्शाता है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यदि इस तरह का केस आता है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो यहाँ पे जो होता है कि इसका कोई भी हल नहीं होता है, और ऐसे में हमको जो ग्राफ हमें मिलता है वो पैरेलल मिलता है, मतलब समांतर मिलता है, जिसका कोई भी हल नहीं होता। और यदि तीनों इक्वल हो जाएगा तो संपाती होता है, और पहला ही कट जाएगा तो प्रतिच्छेदी होता है, जिसका एक हल होता है। तो यहाँ पे हम इससे देख सकते हैं कि पहला बराबर है बाद वाला नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समीकरण 2x माइनस 3y 3x प्लस 4y प्लस 20 द्वारा जो बराबर 0 दिया द्वारा निरूपित सरल रेखाएं कैसी होगी। तो ये सरल रेखाएं को हम पहले चेक करेंगे किस तरह से होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये समीकरण दिया है, तो हम लोग देखेंगे a1 बटा a2 का मान कितना दिया हुआ है, 2/3 हो जाएगा। उसी तरह b1 बटा b2 का मान चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, तो b1 बटा b2 माइनस 3/4 हो जाएगा। और c1 बटा c2 को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे c1 का मान तो मेरा 0 है और c2 का मान 20। तो इससे पता चल रहा है कि एक भी मान इक्वल नहीं है। तो जब एक भी मान इक्वल नहीं होता है तो उसका जो वैल्यू, उसका जो ये ग्राफ में दर्शाया जाता है, तो ग्राफ हम जब इसका खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वो लाइन प्रतिच्छेदी करती हुई नजर आएगी। तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सी के किस मान के लिए समीकरण सी एक्स माइनस वाई बराबर 2 और सी एक्स माइनस 2 वाई बराबर 4 का अनंत हल होगा। तो अनंत हल का नियम होता है कि a1 बटा a2 अनंत हल का एक कंडीशन होता है कि जिसमें आप a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक संपाती युग्म है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो इक्वेशन मेरा दिया गया है उसमें c का मान क्या रखेंगे। तो यहाँ हम चेक करेंगे, ऑप्शन की सहायता भी ले सकते हैं कि कौन सा मान रखने पर ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे कि c1 a1, तो a1 बटा a2 का ही मान रख लेते हैं। तो a1 बटा a2 में मेरा c हो जाएगा a1 का मान, और a2 का मान 6 हो जाएगा। और उसी तरह b1 बटा b2 का चेक करेंगे तो b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b1 बटा b2 इक्वल टू, यहाँ पे b1 बटा b2 इक्वल टू -1, और इधर कितना है, इस जगह पे -2 है, तो -2, तो -1 से कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। और c1 बटा c2 चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो c1 जो है मेरा वो 2 है और c2 जो है 4 हो जाएगा। ये माइनस में लेंगे तो दोनों माइनस में ही लेना पड़ेगा, तो 2 काटेंगे तो यहाँ भी 1/2 आ रहा, तो ये 1/2 मिला। यानी c के जगह अगर हम 3 रख दें तो यह जगह 3 से काटेंगे तो 2, तो ऑप्शन नंबर 10 का जो है पहला ऑप्शन सही है कि सी रखने पर वो फॉलो करेगा उस कंडीशन को। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही है, सी का मान 3 रखना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा, माने क्या ऐसा मान रखने पर ये सही होगा। तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 1 रखेंगे, तो ये बिल्कुल सही होगा। आप रख के देख सकते हैं कि x के जगह इस ये जो वैल्यू है आपका, ये x का मान यहाँ पे 2 रखिए और y का मान -1 रखिए, तो देखिए 5 आएगा। इसमें भी x का मान अगर यदि हम क्या रखेंगे, x के जगह पे 2 रखेंगे और y का मान -1 रखेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह रैखिक समीकरण युग्म 12 नंबर कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो जिसका कोई भी हल नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि समीकरण युग्म एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो हल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने, तो हम इक्वेशन के रूप में जब इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये विलोपन विधि से इसको हम कट करेंगे तो ये मिलेगा हमको 2x, और 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरह से हमें x इक्वल टू क्या होगा,
10/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। एक्स का मान 5 आ जाएगा। और 5 जब रखेंगे ये समीकरण 1 में, ये समीकरण मान लो 1 है, ये सेकंड वाला दूसरा वाला 2 मानेंगे, तो पहला जो एक्स का मान हमें 5 मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और 5 रखेंगे इसके पास, यहाँ पे इस जगह पे 5 रखेंगे, इस जगह पे मान लो एक्स का 5 रखेंगे, तो वाई का जो वैल्यू होगा वो 5 घट के 4 हो जाएगा। मतलब 5 और 4 13 नंबर का जो आंसर होगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखने के लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है। यदि किसी भी दिए गए समीकरण में कहीं भी अगर घात 2 है, चाहे वो फर्स्ट में से बीच में या लास्ट में, तो ये द्विघात समीकरण होगा। अगर यदि घात में 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम पहला ही ऑप्शन में अगर देखेंगे कि एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और इधर वाला स्क्वायर उधर कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। इस तरह इसमें होल स्क्वायर करेंगे, जब इसमें भी कहीं ना एक जगह स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें करेंगे तो जो सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे दोनों और स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं एक जगह स्क्वायर बचेगा। और ये 4 नंबर जो है कि इसमें स्क्वायर है, और यहाँ पे डी नंबर में x-2 जो x² + 3 इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है, शायद मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसका जो 14 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, यदि विभक्तर d ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या होंगे। विभक्तर में हम पढ़े थे कि d ग्रेटर देन 0 होगा। अगर d का मान 0 होता है तो वो क्या मूल होता है, वास्तविक और भिन्न भिन्न होता है। 3 कंडीशन पढ़े थे, याद होगा आपको, कि पहला है d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d बराबर 0। यदि हम पहला कंडीशन के बात करें तो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होता है, दूसरा कंडीशन तो कोई मूल नहीं होता है, और तीसरा कंडीशन में होता है 2 बराबर मूल। तो पहला ही कंडीशन में आ रहा है ये डी ग्रेटर देन, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्विघात समीकरण x² + x-1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो इसको पता करने के लिए हमें d चाहिए, तो d इक्वल टू क्या होता है कि b² - 4ac होता है, 4ac। तो b² मतलब b की जगह पे क्या है, ये x² के बगल में जो है वो क्या है, a है, बगल वाले है जो है वो 1 है, यानी b² जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 और a का मान 1 और c का मान -1। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि ये इधर इधर 4 × 4, हाँ यानी 4 हो जाएगा, और ये बचेगा -3 जो कि लेस देन 0 है, 0 से भी छोटा है। तो 0 से क्या है, -3 छोटा है, इसलिए 16 नंबर का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका कि वास्तविक जो है -3 है, b² - 4ac, b² - 4ac प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ b² - 4ac दोनों माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5 जो कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो 16 का बी नंबर हो जाएगा, वास्तविक बी नंबर हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान भिन्न, यानी अलग अलग 2 भिन्न होगा। अभी हम बात की इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बात करें, x² + bx + c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल का होता है, कब होता है, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल ये सी नंबर है वो सही हो जाएगा आपका, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी की b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी d ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 18 में द्विघात समीकरण x² - x + 3 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा। तो विभक्तर जानने के लिए हमें फिर से d निकालना पड़ेगा कि d² बराबर b² - 4ac होता है। तो b² के जगह यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में हम देखेंगे तो x² बगल में 1 है और b के जगह पे -1 है, तो हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर और -4, a का मान 1 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा और 4 × 12, मतलब इसका आंसर आ जा रहा है -11 जो कि 0 से भी छोटा है। और 0 से छोटा होने पर उसका क्या हो जाता है, उसका द्विघात समीकरण का 0 से छोटा होता है। इसका मतलब होता है कि उसमें जो -11 ऐसे ही, तो इसका ऑप्शन दे दिया कि डी, तो डी सही हो जाएगा -11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 तो मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो एक द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 4x + k बराबर 0, इसका मूल समान है। तो मूल समान है तो k का मान क्या होगा, तो समान रहने पर k का मान क्या होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 4, अगर k का मान हम 4 रखें तो ये बिल्कुल समान मूल आएगा, यानी जो d = 0 आएगा, b² - 4ac का मान 0 हो जाएगा। ये करके आप देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन हम देखेंगे,
कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो मूल ज्ञात करना। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंड द्वारा भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसे टर्म लेंगे 3x और माइनस 2x, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा और ऐड करने पर माइनस 5 आएगा और प्लस 6। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे 2 तो यहाँ भी x माइनस 3 हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 है, यहाँ भी 0 दे देंगे। अब ये इससे पता चल रहा है कि x माइनस 2 और दूसरा वैल्यू है वो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अलग अलग हम 0 करेंगे तो एगो 2 और एगो 3 निकलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, 20 नंबर का बी नंबर जो है ऑप्शन वह सही है कि 2 और 3 आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन AP है। तो 21 नंबर का ऑप्शन हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन जो है एक AP है, क्योंकि प्रत्येक बार यहाँ पे D का मान जो है इक्वल है, क्योंकि D सार्वंतर जो हम निकालते हैं A2 माइनस A1, तो देखेंगे कि 3 में 1 जाएगा, ये पहला फर्स्ट 2 में 3 में 1 गया तो 2 आएगा, कि 3 माइनस 1 पहला निकालेंगे तो पहला D1 जो निकलेगा वो 2 आएगा। फिर दूसरा हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालेंगे 5 माइनस 3, तो इसमें भी 2 आ रहा। फिर तीसरा निकालेंगे 7 माइनस 5, उसमें भी 2 आएगा। तो इसका मतलब जो है प्रत्येक बार D समान आ रहा है, इससे पता चलता है कि B जो है वो बिल्कुल सही है, वह AP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 22 की AP 2712 और 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद क्या होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, A का मान दिया 2 और D निकालेंगे तो D निकलेगा 7 माइनस 2, A2 माइनस 7 होता है, दूसरा में पहला घटा देंगे तो 7 में 2 जाएगा तो 5 होगा। और यहाँ जो 10वां पद क्या होगा पूछ रहा है A10, तो A10 इक्वल टू होता है A प्लस 9D। अब यहाँ A का मान हम क्या पुट करेंगे कि A का मान जो मेरा वो क्या है 2 है और 9, और D का मान कितना हम लाए थे, तो D का मान 5, तो 5 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 9 5 45 या 5 9 45 और 2 जोड़ देंगे तो 47। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 22 नंबर का वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का हम बात करेंगे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होगी, तो वो हो जाएगी आपका जगह 30 ऐसी संख्याएं हैं जो ये सही हो जाएगा कि 30 ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली जो 3 से विभाजित होते हैं। वैसे भी 2 अंकों वाली संख्या 2 से स्टार्ट होता है और 99 में ख़त्म हो जाता है, तो इसके बीच में अगर जो संख्या आएगा तो 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 24 की 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 24 नंबर हम देखेंगे कि 0 और 50 योग निकालना है। तो योग कैसे निकलेगा, तो पहले 0 है ना और 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या जो आएगा वो कितना आ सकता है 0 और 50 के बीच। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट हमको 49 तक जाना है। तो 25 ऐसे संख्या है जो विषम संख्या है, सबका योग यदि हम निकालेंगे एसन करके, तो एसन बराबर होता है क्या होता है n/2 इंटू A प्लस AN। हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट हो जाएगा 625, यानी ऑप्शन नंबर सी आप करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होता है, तो सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 26 आकृति यदि डी समांतर BC है, DB समांतर 2 सेंटीमीटर है, ए दिया 1.5 सेंटीमीटर, EC दिया 3 सेंटीमीटर, तो हम इसमें पुट करेंगे कि यहाँ पे जो मान दिया है DB, यहाँ सबसे पहले डी समांतर BC है कि ये और ये दोनों समांतर लाइन है, और DB का मान दिया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया, और इधर AE दिया है कितना, तो 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और इधर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं कि इसका दुगुना यहाँ है, मतलब इसका आधा यहाँ है, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि AD का वैल्यू कितना होना चाहिए 1। अब थेल्स प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते हैं इसको, AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा AE बटा EC। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होना चाहिए कि यहाँ 2 है, मतलब 3 का, यहाँ 3 का आधा हुआ 1.5, तो यहाँ 2 का आधा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 26 नंबर का डी जो है वो सही है कि डी में क्या दिया 1 सेंटीमीटर, इसलिए डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो संगत कोण बराबर होने से त्रिभुज समरूप होता है, तो कौन सा नियम, ये 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसको सटी के नियम 2 त्रिभुज के संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होने से ये जो होगा 27 का वो 2 त्रिभुज संगत कोण बराबर, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं।
तो इस क्वेश्चन को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे सभी कोण अंतर्गत देता तो ट्रिपल माना ए होता, और संगत कोण दिया तो इसका मतलब बी जो है वो सही होगा। हालांकि अगर सभी कोण अंतर्गत देते अंदर का कोण तो वहाँ पे हम लोग ए मारते, लेकिन यहाँ पे अंतर्गत कोण दिया तो ये मेरे हिसाब से बी। यदि आप सभी को लगे ये क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट में बताइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 28 की त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य है? कि दोनों त्रिभुज 28 नंबर का क्वेश्चन कि ये त्रिभुज क्या है, कि समरूप है, कि एबीसी और पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन दिया, एबीसी पीक्यूआर सभी मान दिया हुआ है, तो एक कथन इसमें सत्य है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर डी में दिया है कि ये डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29 की, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो एक थ्योरम के अनुसार हम देखते हैं कि यदि त्रिभुज के क्षेत्र भुजा संगत भुजा का अनुपात होता है तो उसका वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर और बाय 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 16 और 9 का हो जाएगा 81, यानी 16:21, 16/21 मैंने 16:21 हो जाएगा। तो 30 नंबर का आपका जो हो जाएगा, कितना नंबर का है ये क्वेश्चन? 29 नंबर का 16:21 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक संभावित त्रिभुज की भुजा 2a उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी क्या होगी? तो शीर्षलंब की लंबाई होता है, तो संभावित त्रिभुज की शीर्षलंब की लंबाई होता है √3 इंटू भुजा होता है, √3 इंटू भुजा। तो भुजा को हम लोग ए से सूचित करेंगे तो √3 इंटू ए हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 30 का ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 31 नंबर की बात करें तो क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में दिया है ए बी बराबर एक ट्रायंगल हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल छाप लेते हैं और यहाँ दिया है कि ए बी का मान दिया है ए दे देते हैं, ये बी है, इधर सी है। ए बी का मान कितना दिया? 6√3 है, और उसके बाद से ए सी का मान दिया है, ए सी का मान 12 दिया है, अब बी सी का मान 6 दिया है, 6 दिया है। तो कोण बी का मान क्या होगा? तो यदि हम ए बी स्क्वायर, हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर यदि आए, हम करके देखेंगे कि इसमें ए बी का मान रखेंगे 6√3, कितना हो जाएगा? 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी का 6 का स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अकेले 12 का स्क्वायर आना चाहिए। यदि ऐसा होता है, 12 का स्क्वायर आता है, तो हमें वो त्रिभुज जो है वो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज कहलाता है। कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी स्क्वायर बराबर जो अकेले होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 का स्क्वायर 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 36 और 36 दिया जो भी, अगर फिर 36 को जोड़ देंगे तो उसमें मेरा जो आएगा वो 90 मतलब जो 144 बराबर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में जो है, एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो स्पर्श रेखाएं की एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं की संख्या, एक वृत्त हम अगर यदि छापते हैं और इसमें स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं की संख्या इस तो बहुत सारे हो सकता है, तो अपरिमित रूप से हम अनेक कर सकते हैं। इसमें 32 का जो है वो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त खींचेगा स्पर्श रेखा लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु अगर मान लेते हैं यहाँ P है, यहाँ O है, वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई है जिसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, तो लंब होती है तो ये कर्ण मेरा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ से हम P मान लेंगे, इसको A, यानी त्रिज्या OA मान लेते हैं, तो OA इक्वल टू हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर माने 13 का स्क्वायर और घटा हो जाएगा ओ स्पर्श रेखाएं यानी 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमको 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर घटा दे तो जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा। जैसे हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 169 और घटा 12 का स्क्वायर 144 है ना। यहाँ इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर उधर गया तो रूट बन गया, तो यहाँ पे 169 में घटा दे तो कितना आएगा? √9 में चल जाएगा 5, 6 में 4 25, यानी टूट के कितना आ रहा है? 5।
तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर, जो बी नंबर जो है सही है। 33 का बी नंबर सही है। 34 का हम लोग देखेंगे कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो इसी तरह से है 34 का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए हो जाएगा वो 7 नंबर, ए ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। यदि इसको आपको लगे कि मतलब इसे यहाँ पे थोड़ा बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही हम इसका आंसर बता रहे हैं। अगर यदि आपको मैंने इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। तो 35 का जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल 8 जो होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है 8 सेंटीमीटर जो है सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप करके देख सकते हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, इस तरह से एक ही केंद्र पर बनने वाले वृत्त को हम लोग सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। और दो 3 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या दिया, एक 3 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है वो मिट गया शायद। हाँ यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। पहला हम लोग देखेंगे कि एक 3 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जगह की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मान लेते हैं कि ये एक जो है 3 सेंटीमीटर है छोटा वृत्त का त्रिज्या, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गया है जो इस छोटे वृत्त को स्पर्श करता है इस बिंदु पर, और यहाँ ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये समकोण बन रहा है। तो समकोण बन रहा है तो कर्ण का स्क्वायर में ये वाला घट जाएगा, तो 25 में 9 चला जाएगा तो यहाँ पे मेरा 4 आएगा। तो आधा दूर तक 4 हुआ, और यहाँ ये जो जीवा है तो आधा 4 हुआ और फिर इधर 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 को हम जब ऐड कर देंगे तो वो 8 मिलेगा, इसीलिए 35 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 36। तो 36 क्या है, 36 में बोला थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो 37 का जो है सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 38 नंबर, और 38 नंबर क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो चाप की लंबाई जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। 2 से इसको काट दिया जाए तो हमें पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री मिलता है। तो यदि ये ऑप्शन मिलेगा तो इसमें मारेंगे, और नहीं तो ये मिलेगा तो इसमें मारेंगे। तो हमें पहले ही दिया है ऑप्शन नंबर सी में 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। यहाँ हम देख लेते हैं कि त्रिज्या जो मेरा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम मान पुट करते हैं कि पाई का मान 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या जो है वो 6 गुना 6, और थीटा जो है कितना डिग्री का है कि 60 डिग्री। तो थीटा हो गया 60 डिग्री, और बट्टा में 360 डिग्री। अब यहाँ से एक 0 0 कट गया, और 6 छुक 36 हो गया, 36 कट गया। तो 22 छुक जो है वो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन जो है कि 132/7 39 का, तो ये सही जगह। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो हम देखते हैं क्या कि एक घोड़ा को किसी मैदान में बांधेंगे और उसका रेडियस दिया 7 मीटर, तो वो घोड़ा अगर चारों ओर भी अगर चरेगा तो वो एक सर्कल का निर्माण करेगा इस तरह से। बीच में मान लेते घोड़ा बांधा हुआ, चाहे फील्ड आयताकार हो या वर्गाकार हो वृत्ताकार हो, वो 7 मीटर के रेडियस में अगर चारों ओर घूमेगा तो एक वृत्त का निर्माण करेगा। तो रेडियस यहाँ मेरा 7 सेंटीमीटर दिया है। तो घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पाई स्क्वायर का फॉर्मूला में हम इसका मान पुट करेंगे, पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 7 × 7। तो 7 से ये वाला 7 और ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा 22 × 7, 22 × 7, तो 22 7 154, यानी 154 जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।